आज के इस व्लॉग को सुनने के बाद एक आम से आम शख्स को इतना इल्म हासिल हो जाएगा कि पटवारी के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, कौन कौन से रजिस्टर्ड मौजूद होते हैं और उनका क्या क्या किरदार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आज आपसे मुखातिब अपने यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल के प्लेटफॉर्म से। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे पेज को फॉलो कर दें। आज के इस व्लॉग के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि बंदोबस्त क्या है, मसावी क्या है, फील्ड बुक का क्या किरदार है, खसरा तकसीम क्या है, मिसले हकीयत क्या है, मिसले मियाद क्या है, जमाबंदी क्या है, इंतकाल क्या है, हद बरादरी क्या है, निशानदेही क्या है, वाजिबुल अर्ज क्या है और लठा क्या चीज़ है। आज के इस व्लॉग में सबसे पहले जो टॉपिक है वो बंदोबस्त है। आज के इस व्लॉग में सबसे जो पहला टॉपिक है वो बंदोबस्त है। बंदोबस्त क्या चीज़ है? कोई भी गैर आबाद एरिया रकबे को आबाद करना और उसे मौजे में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को बंदोबस्त कहते हैं। अब बंदोबस्त में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? बंदोबस्त के अंदर अंदरूनी और बैरूनी रास्तों को देखा जाता है कि इसके अंदरूनी रास्ते कौन कौन से हैं, इसके अंदर नहरें कितनी हैं, इसके अंदर सरकारी सड़कें कितनी हैं, इसके अंदर रकबा किस किस नौयत का है, क्या यहाँ पे शामलात दे है तो कितनी है, शामलात है तो कितनी है, खालसा सरकार है तो कितनी है, यहाँ पे काचराई है, ज़मीन की क्या नौयत है, ज़रई ज़मीन है या ये नाअमवार ज़मीन है। ज़मीन की सारी नौयत तफसील पहली दफ़ा जब एक गैर आबाद रकबे को आबाद करके मौजे की शक्ल में कन्वर्ट करने का नाम बंदोबस्त है। अगला जो टॉपिक है वो मिसले मियाद क्या होती है। मिसले मियाद पैमाश करके, किसी भी रकबे की पैमाश करके उसे नक्शे पर यानी उसे कागज़ पर उतारने के प्रोसेस को मसावी कहते हैं। और इसे जो प्रोसेस होती है वो 16 मुरब्बाजात पर मुश्तमिल होती है या 16 मुस्ततील पर मुश्तमिल एक नक्शा बनाया जाता है। एक मसावी के जो है ना 4 नंबर 1 जो पहला पर्थ होगा वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के अंदर मौजूद होगा, दूसरा पर्थ तहसील रेवेन्यू ऑफिस में जाएगा, उसके बाद जो तीसरा फर्द आएगा महकमा इंसार वालों के पास जाएगा, चौथा जो पर्थ है वो पटवारी के पास मौजूद होता है। आज के इस व्लॉग के अंदर जो तीसरा टॉपिक है वो फील्ड बुक के बारे में है। फील्ड बुक क्या चीज़ होती है? फील्ड बुक मुरब्बे नंबर पर, किले नंबर पर, करतान पर असखराज रकबे का अंदराज होता है। यानी इसमें जुज़वी तौर पर रकबे की तफसील लिखी जाती है। इसके अंदर एक तफसील लिखी जाती है ज़मीन की, उस खसरे की, कि उसके कौन कौन से जुज़ हैं। अगर वो एक जुज़ हो, फॉर एग्जांपल एक शख्स के पास 20 कनाल की ज़मीन थी और उस पर सारी ज़रात ही हो रही है तो वो उसमें लिख देंगे कि यार ये जुज़ में सारी ज़मीन जो है ज़री ज़मीन है। उस 20 कनाल ज़मीन के अंदर बाकी जुज़ भी मौजूद हो सकते हैं, जैसे सड़क भी हो सकती है, वहाँ से रास्ता सरकारी गुजर रहा हो, तो ये सारी तफसीलात उसमें लिखी जाती है कि जुज़ नंबर 1 में ज़रात हो रही है, जुज़ नंबर 2 के अंदर एक सड़क गुजर रही है, जो सड़क गुजर रही है तो उसकी लंबाई चौड़ाई इतनी है और इतने मरबे या इतने कनाल पर या इतने मरले पर मुश्तमिल है। और उसके बाद अगर कोई सरकारी रास्ता गुजर रहा है वहाँ पे तो ये कितने करम पर मुश्तमिल है। वो पूरी तफसीलात उसके अंदर मुरतब करने के जो प्रोसेस है वो फील्ड बुक के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं कि जुज़ कौन कौन से और उसमें कौन से खसरे के अंदर कौन कौन से कितने जुज़ों पर मुश्तमिल। आज के इस व्लॉग का जो चौथा टॉपिक है वो फ़र्द तकसीम है। फ़र्द तकसीम क्या है? जब बंदोबस्त हो जाती है, बंदोबस्त होने के बाद उस मौजे के अंदर जिन जिन लोगों को, जिन जिन ज़मींदारों को ज़मीनें अलॉट की जाती हैं, उन अलाटियों की तमाम तफसीलात इस फ़र्द तकसीम के अंदर मेंशन हुई होती है कि कौन सा मालिक के पास कितनी ज़मीन दी गई है और कितना रकबा है और उस रकबे की नौयत क्या है। क्या वो ज़रई रकबा है, रेजिडेंशल है, कमर्शल है, या वो पहाड़ों पर मुश्तमिल है, आयार बियाबान है। सारी तफसीलात जो लिखी जाएगी, तमाम अलाटीज़ की तफसीलात होंगी और किस स्कीम के तहत ये जो अलॉटमेंट की गई है, किस फार्मूले के तहत अलॉटमेंट की गई है या किस ऑर्डर के तहत लोगों को तकसीम करके ये जो मौजा नया आबाद किया गया है इसके अंदर किस किस तरह से अलॉटमेंट दी गई है। इसके अंदर तारीख लिखी जाएगी, स्कीम लिखी जाएगी और कौन से फार्मूले के तहत लोगों को ज़मीन जो है ना अलॉट की गई है। ये फ़र्द तकसीम के अंदर मुकम्मल तफसील इसके अंदर मेंशन। आज के इस व्लॉग का जो 5वां टॉपिक है वो है मिसले हकीयत। अक्सर हम लोगों को सुनते हैं जी मिसले हकीयत ले आए जी, अब लोगों को समझ नहीं आ रही होती ये डॉक्यूमेंट्स क्या है या इससे क्या चीज़ अख्स की जा रही है। बेसिकली जिस वक्त बंदोबस्त होता है, बंदोबस्त के बाद जो जमाबंदी हर 4 साल बाद मुरतब होती है। जो पहली जमाबंदी होगी ना वो क्या होगी? वो मिसले हकीयत होगी। उसके बाद जितने भी 4 साल बाद जो भी होती जाएंगी ना उसे मिसले अक़दारान ज़मीन भी कहते हैं, मिसले मियाद भी कहते हैं और मुख्तलिफ नामों से उसे याद किया जाता है। लेकिन जो पहली जमाबंदी होगी उसे मिसले हकीयत के नाम से याद किया जाता है। उसके अंदर मुकम्मल तफसीलात होती हैं कि कितनी ज़मीन इस शख्स को अलाट हुई है और कितना रकबा इसके पास मौजूद है, रकबे की नौयत क्या है, वो तमाम तफसीलात उस मिसले हकीयत के अंदर मेंशन हुई होती है कि इसके पास कितना रकबा है,
और कितना काबिल काश्त है और इस पर ये मालिक कौन है, अगर ये कोई इसके ऊपर काश्तकार है तो उसकी क्या तफसील है, वो सारी तफसीलात मिसल हकीयत में मुरतब होती है। और मिसल हकीयत जो बंदोबस्त के बाद 4 साल बाद जो पहली मुरतब होती है सिर्फ उसे मिसल हकीयत कहेंगे। उसके बाद जितनी भी जमाबंदियाँ होंगी उनको मिसल अक़दारान ज़मीन कहा जाता है, मिसल मियाद भी कहा जाता है, जमाबंदी भी कहा जाता है। आज के इस व्लॉग का जो अगला टॉपिक है वो मिसल मियाद क्या है, रजिस्टर्ड अक़दारान ज़मीन क्या चीज़ होती है या जमाबंदी क्या चीज़ होती है। अब बंदोबस्त के बाद जो पहली जमाबंदी होगी 4 साल बाद उसको हम मिसल हकीयत कहेंगे। उसके बाद जितने भी 4 साल बाद जमाबंदियाँ होंगी उसे हम मुख्तलिफ नामों से याद किया जाता है, जैसे जमाबंदी कहा जा सकता है, रजिस्टर्ड हक़दारान ज़मीन भी कहा जाता है, इसे मिसल मियाद भी कहा जाता है। इसके अंदर हर 4 साल बाद ही मुरतब होती है। इसके अंदर अगर कोई तब्दीली हुई हो 4 सालों के दौरान वो लिखी जाती है, जैसे कोई इंतकाल हुई हो, कोई ज़मीन किसी ने बेची हो, फ़रोख्त की हो, कोई इसके अंदर नई डेवलपमेंट हो, कोई मकान बना हो और कोई वहाँ से सड़क गुजरी हो, कोई नहर गुजरी हो, यानी वो 4 साल के अंदर कोई भी डेवलपमेंट उस ज़मीन पर उस खसरे के अंदर हुई हो, वो सारी की सारी तफसीलात हर 4 साल बाद उस नकल जमाबंदी के अंदर मुरतब करने के प्रोसेस को मिसल मियाद या रजिस्टर्ड हक़दारान ज़मीन या जमाबंदी कहते हैं। इससे जो अगला टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टेड है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को इस चीज़ से वास्ता पड़ता है कि गांव में लोग आ जाते हैं जो गिरदावर और पटवारी साहब आ गए गिरदावरियाँ करने के लिए। बेसिकली गिरदावरी है क्या चीज़? गिरदावरी ये है कि हर साल के बाद गिरदावर साहब और पटवारी साहब उस इलाके में, गाँव में, उस मौज़े में, मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर लोगों की ज़मीन की तफसीलात लिख रहे होते हैं। उस पर लिख रहे होते हैं कि इस ज़मीन पर, इस खसरे पर कौन मालिक है और इस पर काश्तकार कौन है। अगर इसमें कोई और इस तरह की कोई लीज़ है या कोई भी ऐसे मामलात हैं वो भी तफसीलात हर साल लिखी जाती है। फिर दूसरा जो मेन काम होता है गिरदावरी का वो ये होता है कि वहाँ से फसलों की तफसीलात लिखना कि इस ज़मीन पर, इस खसरे पर, इस मौज़े में कौन कौन सी फसलें पैदा हो रही हैं। वो सारी चीज़ें वो आपके उस रजिस्टर्ड खसरा गिरदावरी के अंदर मेंशन कर रहे होते हैं कि फ़लाँ फसल है, फ़लाँ मालिक है, फ़लाँ ने काश्त करनी है। ये सारी तफसीलात उस के अंदर मेंशन की जाती हैं। इससे जो अगला टॉपिक है वो ये कि इंतकाल क्या है, इसे पास कौन करता है। इंतकाल का लफ्ज़ जो है मुंतकिल से है, एक शख्स से दूसरे शख्स को राइट्स के मुंतकिल होने के नाम को इंतकाल कहते हैं। और इसके मोड्स मुख्तलिफ हैं, यानी कि इसके प्रोसेस मुख्तलिफ हैं। मुख्तलिफ तरीके से एक ज़मीन दूसरे शख्स को ट्रांसफ़र हो जाती है। सबसे पहले बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, जैसे इनहेरिट प्रॉपर्टी, बाप के मरने के बाद बेटे को मिल जाएगी या भाई को मिल जाएगी, जिस तरह से भी वो शरई हिस्सा हैं। पहली तरीके से इंतकाल इस तरह से होती है ज़मीन। फिर दूसरे तरीके से आपने रजिस्ट्री के थ्रू किसी से ख़रीद ली, ये इंतकाल आपको होगी। और उसके बाद तीसरी जो आपके पास होगी, फ़र्द से फ़र्द ज़मीन आपके नाम मुंतकिल हो जाएगी। फिर इसमें जो चौथी चीज़ है वो तमलीक के ज़रिए आपको ज़मीन आपके नाम पर इंतकाल हो जाएगी। इंतकाल से मुराद ये कि आपके नाम मुंतकिल हो जाएगी। इंतकाल पटवारी करता है, इसमें गिरदावर साहब इसकी पड़ताल करते हैं और तहसीलदार साहब, रेवेन्यू ऑफिसर साहब इसको पास करते हैं। आज के इस व्लॉग का जो अगला टॉपिक है वो हद बरादरी है और इसे कौन पास करता है। हद बरादरी के अंदर ज़मीन की पैमाइश की जाती है, निशानदेही की जाती है, इसके कहाँ से ज़मीन शुरू होती है और कहाँ पर ख़त्म होती है। इसकी मुकम्मल तफसीलात, इसकी जो मीट्स एंड बाउंड्स हैं उसके बारे में मुकम्मल तफसीलात इसके अंदर मुरतब की जाती है। और इसके बारे में आप जो दरख्वास्त देंगे वो रेवेन्यू ऑफिसर को, जो तहसीलदार लेवल का बंदा होगा, वो इसको पास करेगा। फिर पटवारी जो है वो आपको हद बरादरी करके देगा कि आपकी ज़मीन कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है, और उसकी पूरी निशानदेही पैमाइश करके आपको देगा। आज के इस व्लॉग का जो अगला टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि लोग बाज़ों का लड़ाई झगड़े होते हैं, धमकी दे देते हैं कि हमने पटवारी से निशानदेही करवाएंगे। तो निशानदेही क्या चीज़ है कि पटवारी के पास ये रिकॉर्ड मेंटेन हुआ होता है। जब उसने हद बरादरी की होती है तो उसके पास पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होता है। वो आकर किसी भी मौज़े में, किसी भी खसरे के अंदर, किसी भी रकबे पे खड़े होकर उसकी निशानदेही कहता है कि ये तुम्हारी है, यहाँ से बाउंड्रीज तुम्हारी स्टार्ट हो रही है और यहाँ से बाउंड्री इसकी है। उसकी तमाम मीट्स एंड बाउंड्स के बारे में तमाम तफसीलात इस निशानदेही में दी जाती है। इश्तराक क्या चीज़ है? इश्तराक ये है कि कोई भी शख्स जिसकी ज़मीन एक मौज़े में मुख्तलिफ़ खसरों में मौजूद हो, जिस तरह से खसरा नंबर 1 में 5 कनाल है, खसरा नंबर 25 के अंदर 100 कनाल है, तो इस तरह मुख्तलिफ़ जगहों पर एक ही मौज़े के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पर मुश्तमिल है। और वह शख्स क्या करता है कि रेवेन्यू ऑफिसर को दरख्वास्त देता है कि ऐसा करें कि मेरी सारी ज़मीन को यकजा किया जाए। कागज़ों में ज़मीन को यकजा नहीं है, ये नहीं है कि
आपका खसरा नंबर 1 है और खसरा नंबर 25 वाली ज़मीन खसरा नंबर 1 के साथ जो मिली हुई ज़मीन है वो दे दी जाएगी, नहीं, बल्कि कागज़ों में ये किया जाएगा कि खसरा नंबर 1 की और 25 की ज़मीन को आपस में मिलाने का जो प्रोसेस है उसे इशराक कहते हैं। आज के ब्लॉग का जो अगला टॉपिक है वाजिबुल अर्ज़ क्या है। वाजिबुल अर्ज़ पटवारी मरतब करता है। इसमें यह है कि वो उस गाँव के इलाके का, माशरे का रस्म रवाज इसके अंदर लिखी जाती है कि इसके अंदर क्या क्या रस्म रवाज हैं, और 60 साल बाद ना ये रजिस्ट्रार जो है वो दाखिल दफ्तर कर दिया जाता है। आज के इस ब्लॉग का जो आखिरी टॉपिक है वो है लठा। लठा का कपड़े पर मुश्तमिल एक नक्शा होता है जिसके ऊपर करम के ज़रिए लिखा जाता है, टेढ़े मेढ़ा नक्शा होता है इस पर कि कितनी इसकी ज़मीन मौजूद है और कौन से खसरे में कहाँ कहाँ पर मौजूद है, वो तमाम तफसीलात उसमें दी जाती है। आज के इस ब्लॉग के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप सबकी समाअत का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।